सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने आलोचना के प्रकारों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया था। कल हमने यानी सैद्धांतिक आलोचना और आलोचना की परिभाषा जो है इसके बारे में चर्चा की थी, और आज हम मनोवैज्ञानिक जो आलोचना है उस मनोवैज्ञानिक आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना यानी क्या? तो यहाँ यानी पाश्चात्य जो विद्वान है फ्राइड, तो उसके विचारों का प्रभाव इस मनोवैज्ञानिक जो आलोचना है उस पर दिखाई देता है। इस प्रकार की आलोचना को यानी अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। साइकोलॉजिकल यानी मानसशास्त्रीय, साइकोलॉजी यानी मानसशास्त्रीय, तो इससे यह मनोवैज्ञानिक आलोचना बन गई है। तो अंग्रेजी में जो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। प्रमुख आलोचना 20वीं शताब्दी की देन है, यानी यह आलोचना जो है मनोवैज्ञानिक आलोचना जो है वो पहले नहीं थी। सैद्धांतिक आलोचना रीतिकाल में भी उसका प्रादुर्भाव हमें दिखाई देता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक आलोचना जो है वह यानी 20वीं शताब्दी की देन मानी जाती है। अतः मनोविज्ञान के पाश्चात्य अभ्यासक फ्राइड, युंग और एडलर के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का प्रभाव जैसे हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर परिलक्षित होता है, वैसे ही हिंदी आलोचना के स्वरूप पर भी दृष्टिगोचर होता है। पाश्चात्य विद्वान जो है मनोवैज्ञानिक जैसे फ्राइड है, युंग है, एडलर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव यानी फ्राइड के विचारों का हमें दिखाई देता है। लेकिन युंग और एडलर भी है, वो भी भाषा यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन यह जैसे हम देखते हैं कि यानी बाकी 20वीं शताब्दी का जो साहित्य है, जैसे कहानी हो, उपन्यास हो या दूसरे क्षेत्र में भी हमें यानी उसका यानी मनोविज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। उसी तरह आलोचना उससे अछूत नहीं रह सकती है, आलोचना पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। इस आलोचना का प्रधान उद्देश्य रचनागत पात्रों की प्रवृत्तियों की, आदर्शों की एवं भावधाराओं की अंत प्रेरणाओं का मनोविश्लेषण करना, यानी जैसे मानसशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति के दो भेद होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी जैसे हम कहते हैं एकाध व्यक्ति होता है, शांत होता है, कुछ वो बोलता नहीं, कुछ नहीं, एकाध शब्द राय के रूप में देता है। लेकिन एकाध व्यक्ति ऐसा होता है उसके मन में कुछ नहीं होता, वो बोलता ही रहता है, उसमें वास्तवता का पता नहीं चलता, वो बकता ही रहता है, वो होता है बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी जो होता है, चाहे कुछ भी हो, सुख के प्रसंग हो, दुख के प्रसंग हो, वह अपनी बात किसी दूसरे के साथ यानी शेयर नहीं करता है, दूसरों को अपना सुख दुख नहीं बताता है। यह अंतर्मुखी व्यक्ति यानी होता है। तो ऐसे समय यानी जैसे हम देते हैं अंत प्रेरणाओं का मनोविश्लेषण करना होता है। तो यानी जैसे मानसशास्त्री उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या छुपा है, कवि की भावना क्या है उसमें, तो यह हमें देखना चाहिए। प्रस्तुत रचनाकार का मन अनेक अनुकूल तथा प्रतिकूल विचारधाराओं का संधान होता है। फलस्वरूप कभी आनंद कभी दुख का भाव प्रकट होता है। अतः उसकी रचना मनोगत भाव भावनाओं का दर्पण होती है। जैसे हम देखते हैं कुछ भी हो, लेकिन चेहरे के भाव हमें आईने के रूप में दिखाई देते हैं। सुख के प्रसंग हो या मन में आनंद है तो चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एकाध कोई बुरी घटना होती है, जैसे बुरी घटना ने हमारी प्रिय चीज भी खो जाती है तो हमें दुख होता है, उसको गम को हम भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे यानी चेहरा जो का है हमारी अंत प्रेरणाओं का आईना है या दर्पण है, उसमें भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। कितना भी उसे यानी दूर करने का प्रयत्न हम करें, लेकिन चेहरे पर यह आनंद या दुख हमें दिखाई ही देता है। सामने वाले को बताने की भी आवश्यकता नहीं होती,
चेहरे से स्पष्ट दिखाई देती है। अतः उसकी रचना मनोगत भाव भावनाओं का दर्पण होती है। इसलिए किसी भी रचना की परख करने के पूर्व रचनाकार के मन स्तरों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। यानी उसमें लेखक ने जो लिखा है उसका तो हम अनुशीलन, उसकी आलोचना करने बैठे हैं तो उसी समय लेखक की भावनाओं का भी हमें याद रखना पड़ता है, उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। अतः मनोवैज्ञानिक आलोचक की सफलता रचनाकार की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए सही मूल्यांकन करने पर निर्भर है। बाह्य परिस्थिति से रचनाकार के मन में कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का जो आंदोलन निर्माण होता है उसका सरल अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कोई मूर्तिकार के सामने या कोई चित्रकार के सामने हम जाकर खड़े होते और कहते हैं हमारा चित्र खींचो, तो वह चित्रकार सिर्फ हमें देखता रहेगा। चेहरे पर के भाव जो है एक एक क्षण में परिवर्तित हो जाते, एक एक निमिष में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्रकार सिर्फ आपके शरीर की आकृति बनाएगा, जरूर बनाएगा, लेकिन क्या है आपके चेहरे के भाव को वह यानी बांध नहीं सकता एक एक क्षण में। इसी कारण जैसे हम देखते हैं फोटो खींचना है तो यानी फोटो खींचने के लिए एक क्षण के लिए यानी फोटोग्राफर हो या आज के युग में सभी के पास मोबाइल है, इसी कारण अब हम कहते हैं फोटो खींचने के पहले थोड़ा हंस लो, तो उसी समय कई क्षण के लिए हम हंसते हैं, फिर पूर्ववत वही स्थिति में हम जाते हैं, बार बार हंसते नहीं खड़े रहते हैं। तो ऐसे जो है मन की जो प्रेरणा है, अंतरात्मा में जो सुख है या उसी को दिखाने के लिए चेहरा तो है ही, लेकिन क्या है वह क्षण में एक क्षण के लिए उसे यानी बांध लेना है। लेकिन चित्रकार आपके भाव को बांध नहीं सकता है, वह एक क्षण के भाव को बांध देगा लेकिन मन में बार बार भाव बदल जाते हैं। जैसे समुद्र में यानी समुद्र के किनारे हम खड़े रहते हैं तो उसी तरह देखो कैसे यानी लहरें आ जाती है, एक के बाद एक। तो जैसे हमारे मन में 33 संचारी भाव है, वे जैसे समुद्र में हिलोर पैदा करती है, उसी तरह ये 33 संचारी भाव जो है हमारे मन में अनेक संचारी भाव यानी बहते रहते हैं। तो यानी मान लीजिए कई क्षण के लिए हमारा शरीर ही समुद्र है, ये भाव समुद्र के लहरें है। तो ऐसे जब हम मानते हैं तो कई क्षण के लिए हम सुखद अनुभव कर देते हैं। तो उस अनुभवों को हम कैसे रखेंगे, कैसे बांध लेंगे, तो यह बांधना बहुत कठिन होता है, ऐसा कवि का कहना है। तो यानी जो रचनाकार होता है तो रचनाकार के जीवन में कई प्रसंग जो होते हैं अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं और उसी समय उसके मन में आंदोलन निर्माण होता है और उसका सरल अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्ययन के उपरांत ही आलोचक को रचनागत अंतस प्रेरणाओं का विश्लेषण करना सुलभ होता है। इसी कारण रचनाकार जो है उसकी कृति तो बन गई, लेकिन आलोचक को उस कृति को पढ़कर उस कृति को अपनी कृति मानकर ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, स्वानुभूति के रूप में उसे ग्रहण करना पड़ता है और तभी वह उसकी आलोचना कर सकता है। ऊपरी आलोचना करने से यानी उस कवि पर अन्याय हो जाता है। तो ऊपरी देखने से कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं आम बहुत मीठा है, लेकिन चखने के सिवा हम बता नहीं सकते हैं वो मीठा है या नहीं है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है तो उसे चख लेना चाहिए, तभी पता चलेगा कि उसकी मिठास कैसी है। तो ऐसे जो है तो उसका स्वानुभव होने के सिवा हम उसके अनुभूति के रूप में चित्रित नहीं कर सकते हैं। इसे आलोचना साहित्य में महत्वपूर्ण है। आलोचना क्षेत्र में यानी मनोवैज्ञानिक जो आलोचना है उसका अध्ययन
यानी महत्वपूर्ण माना जाता है, या मनोवैज्ञानिक पद्धतियां जो है उसको महत्वपूर्ण स्थान आलोचना के क्षेत्र में है। प्रस्तुत प्रणाली का निम्न उदाहरण है। बच्चन का कवि जीवन के उल्लास से भी उल्लासित हुआ है और विषाद से विषण्ण। उनकी रचनाओं में जीवन के परिस्थिति मूलक चित्र अनेक भरे पड़े हैं। अपनी प्रिय पत्नी के देहांत के बाद कवि की वृत्तियां जीवन और जगत की नश्वरता पर प्रहार करने लगी और एकांत गीत तथा निशा निमंत्रण के रूप में उनकी सारी वेदना मुखरित हो गई। यानी हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी जो है तो उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद यानी उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। तो वे कहा जाता है, साहित्य कहता है, वास्तव में कुछ है क्या पता नहीं है, कि यानी वे नशा पान करते रहते हैं। यानी मदिरा में बहुत समय उनका मदिरा में बीतता जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण वे यानी एकांत संगीत जो है और निशा निमंत्रण, ये उनके यानी एकांत संगीत और निशा निमंत्रण जो है तो उसके यानी उसमें उनका सारा दुख मुखरित हुआ है, यानी सारा दुख इसमें चित्रित हो गया है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि यह हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी कवि है, जो साहित्य के क्षेत्र में कविता का अध्ययन करने के लिए सुविधा के लिए विभाजन कर दिया। छायावादी कविता, हालावादी कविता, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, साठोत्तरी 21वीं सदी की कविता, ऐसे जो है, या समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता। तो ऐसे इन्हें हालावादी क्यों, यानी हाला बाला प्याला मधुशाला, ये उनके जो कविता संग्रह जो है तो उसमें उन्होंने यानी नशापान या अपना दुख यानी भुलाने का प्रयत्न उन्होंने किया। और उनके जो संग्रह है उसके नाम भी उन्होंने मधुशाला, मधुप्याला, मधुहाला ऐसे नाम उन्होंने रखा है। यानी मधु यानी यहाँ यानी शराब के रूप में उनका सहाय करती है। तो यहाँ एकांत संगीत और निशा निमंत्रण, यह जो है इसमें उनके दुख का पूरा चित्रण हुआ है, ऐसा कई विद्वानों का कहना है। अगली जो पद्धति है तुलनात्मक आलोचना, यानी पहले हमने सैद्धांतिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, और इसके बाद तीसरी जो है तुलनात्मक आलोचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की आलोचना को अंग्रेजी में कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, यानी तुलना, दो चीजों के बीच तुलना करना। यानी यह तुलना करना यानी वजन के रूप में, वेट के रूप में तुलना करना, ये बहुत यानी तुलनात्मक आलोचना करते समय आलोचक को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जैसे हम कुश्ती जो रेसलिंग होती है तो वह कैसी होती है, यानी उस वजन गट के आधार पर होती है, समतुल्यता के आधार पर होती है। एक 50 किलो का, एक 55 किलो का पहलवान, दोनों के बीच यह कुश्ती नहीं होती है, यानी 50 तो 50 किलो के ही। तो ऐसे यह तुलना करते समय, एक दूसरे की तुलना करते समय एक व्यक्ति दूसरे तरह नहीं होता है, वह अलग होता है। भगवान ने बनाते समय एक को दूसरे की तरह, दूसरे को तीसरे की तरह नहीं, अलग अलग बनाया है। इसी कारण उनकी अलग अलग भावनाएं होती है। तो यह तुलनात्मक आलोचना करते समय यानी आलोचक को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। इसमें एक ही विषय पर दो या अधिक साहित्यकारों की रचनाओं की तुलना का अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक ही विषय पर दो या अधिक कवि या रचनाकार होते हैं, उनके अध्ययन कृतियों का यानी तुलनात्मक अध्ययन इस कृतियों में किया जाता है। जैसे रीतिकालीन कवि हो तो रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य लिखने वाले कवि के तुलनात्मक अध्ययन, या जैसे आधुनिक काल के यानी छायावादी कविता जो है तो छायावादी कविता में
प्रकृति का चित्रण करने वाले सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में या काव्य में यानी प्रकृति सौंदर्य, तो यह तुलनात्मक समकालीन होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए। तो ऐसे जो है ये तुलनात्मक आलोचना होती है। तो छात्रों आज यही कहते हैं, अगले लेक्चर में हम अगले कविता के अगली जो तुलनात्मक आलोचना है उसमें हम देख लेंगे। धन्यवाद।